चले सर, क्विकली आते हैं हमेशा की तरह। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज, और बढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे, क्योंकि सर इम्पेयरमेंट फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि एक दो अटेम्प्ट जो अगले हैं उनमें से किसी में इम्पेयरमेंट पढ़ने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया, इसके ऊपर बड़ा सवाल नहीं आया। चलिए सर, अब तक जो हमने पढ़ा है हम क्विकली जो है उसको रिवाइज करेंगे। अब तक जो हम इम्पेयरमेंट में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े अब तक हमने इम्पेयरमेंट में, जल्दी बताओ। हमने पढ़ा सर इम्पेयरमेंट स्कोप में सिर्फ और सिर्फ तीन तरह के स्टैंडर्ड्स आते हैं, तीन चीजें। पहली चीज क्या होती है, पीपी ही IS 16, इंटेंजिबल IS 38 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, नहीं कॉस्ट मॉडल, सिर्फ कॉस्ट मॉडल। सिर्फ तीन याद रखना। इम्पेयरमेंट के स्कोप में कितनी चीजें आती हैं, सिर्फ तीन आती हैं सर। फिर हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर, हमने आगे बढ़ते हुए पढ़ा था कि हमारे पास इम्पेयरमेंट का मतलब क्या, एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को हम प्यार से कहते हैं इम्पेयरमेंट। हमने कहा एसेट की बेनिफिट देने की कमी इम्पेयरमेंट। हमने कहा एसेट से आप बेनिफिट दो ही तरीकों से ले सकते हो। एसी से केएनएस कैसे बेनिफिट लेगा, या तो इस्तेमाल करके जैसे अभी हो रहा है, या तो बेच करके। तीसरा कोई तरीका, अब केएनएस की बुक्स में अगर ये एसेट 50,000 का आ रहा है और केएनएस कहता है कि यार इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें 40,000 के बेनिफिट मिलेंगे और बेचेंगे तो 45 के, तो IS 36 कहता है कि भाई तुम्हारी बुक में ये एसेट 50 का कर क्या रहा है, 50 का मतलब है तुम शो कर रहे हो कि 50 के बेनिफिट देगा, लेकिन इसके तो मैक्सिमम बेनिफिट कितने होंगे जब तुम इसको बेचोगे तो 45,000 के। तो बोला यार इसको 45 पर ले आओ। तो इंपेयरमेंट होती है जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? फिर हम और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के अंदर हमने कहा दो बातें। पहली बाइंडिंग सेल। सर क्या होती है बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट? PIA और एमिरेट्स की एग्जांपल। हमने कहा PIA गरीब एयरलाइन, एमिरेट्स अमीर एयरलाइन। PIA कहता है नया जहाज लिया, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन सर अब एक काम ये करें, आज आप हमसे वादा कर लें कि नया जहाज आप जब भी बेचेंगे हमें ही 2% अबव मार्केट वैल्यू में बेचेंगे। तो एमिरेट्स जब अपने जहाज की इंपेयरमेंट टेस्टिंग लेगा तो मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा उसमें 2%, क्योंकि उसका PIA के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है। अगर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर हम फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू लेंगे। एक वैल्यू को फेयर वैल्यू नहीं कंसीडर करना, वो कौन सी है, कल पढ़ा था, फोर्स सेल्फ वैल्यू। मजबूरी की हालत में, हमने कहा मजबूरी की हालत में, हमने कहा अगर कभी कभी जल्दी बेचना पड़ता है तो सवाल में हो सकता है आपको फोर्स सेल्स वैल्यू गिवन हो तो उसको आपको कंसीडर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कॉस्ट टू सेल, इंक्रीमेंटल, इजाफी कॉस्ट लेनी है, इंक्रीमेंटल जो ऑलरेडी कंपनी नहीं करती हो, बेचने की वजह से ही हो रही हो। जैसे कि एग्जांपल हमने कहा टेंडर, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही जाएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर वो ऑलरेडी एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज, लॉयर की फीस अगर लॉयर रिटेनरशिप पे, डिलीवरी टू कस्टमर, हमने कहा डिलीवरी टू कस्टमर इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, बेचेंगे तभी आएगी। एक सवाल, वैसे ही सवाल पढ़ लेते। हमने कहा कि सर एक बशीर भाई है हमारी एग्जांपल में ज्यादातर कौन होंगे, हाँ अगर आप में से किसी का नाम बशीर हो या किसी के घर में किसी का नाम बशीर हो तो बता दें, हम फिर नाम चेंज करेंगे, वरना मुझे बशीर नाम बड़ा पसंद है, सही है। तो बशीर एग्जांपल में ज़्यादातर होता है, अब अच्छा हो बुरा हो, सही है। हमने कहा कंपनी के एक एम्प्लॉई हैं बशीर भाई, फारिग है, कोई काम नहीं है, सोर्स पे आए थे, निकाल भी नहीं सकते, है ना, जैसे रेफरेंस होता है ना फर्म के इंडक्शन में, बशीर भाई अब ऐसे कोई काम लेना है, काम लेना है यार, ऐसे डिस्पोज करना है, या जब भी डिस्पोजल होता है ना, हमने कहा बशीर को बोलते हैं तू हिसाब किताब देख, तू इसको संभाल। अब बशीर 1 महीना लगेगा एसेट की सपोज करो डिस्पोजल में, बशीर की सैलरी 1 लाख रुपए, तो जो बशीर की 1 लाख की सैलरी है क्या वो कॉस्ट टू सेल का हिस्सा बनेगी? नहीं। क्यों नहीं बनेगी? इंक्रीमेंटल नहीं है, इजाफी नहीं है, बशीर काम करे ना करे सैलरी तो मिलनी है। तो सर फिर आए थे, हमने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, समझ में आया?
हमने कहा पेपर में अगर पास होना होता है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से इजी मार्क्स आ जाते हैं। सही है। वैल्यू इन यूज मुश्किल है। वैल्यू इन यूज इस्तेमाल करके कितने बेनिफिट लोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। कैश फ्लोज याद रखना, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्या इंपॉर्टेंट है सर? धंधे के लिए हमने कहा कैश फ्लो। फिर हमने कहा कि सर जो कैश फ्लो है उसमें हमने कहा 4 तरह के नहीं लेने कैश फ्लो। जब ये याद रख लोगे कौन से नहीं लेने तो ऑटोमेटिकली दिमाग बता देगा कौन से। सर कौन से 4 तरह के नहीं लेने, जल्दी बताओ। हमने कहा फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, क्या मतलब? हमने कहा एसेट पैसे नहीं थे उधार पे लिया, अब उधार की पेमेंट है उसके लिए आपने कहा उधार की पेमेंट के लिए यार प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे करना पड़ा, उस कैश फ्लो को कंसीडर नहीं लोगे। इसी तरीके से हमने कहा टैक्स कैश फ्लोज, एसेट जिस मशीन पर बन रहा है, हमने कहा कि सर वो कैश फ्लो जब वो मशीन कमाएगी तो उस एसेट के ऊपर आपको उसकी इनकम के ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन वही बोला, ये बोला इसका एसेट से क्या ताल्लुक भाई, मशीन से क्या ताल्लुक। फिर आगे बढ़े, तीसरी चीज हमने कहा पास्ट वो कैश फ्लोज जो कि पास्ट उससे हो, पास्ट पीरियड से। याद है कल हमने एप्रीकॉट वाले सवाल में देखा भी था, बेनिफिट तुम 2018 में ले चुके हो, 2019 में अगर पेमेंट कर रहे हो तो इसने कहा नहीं सर ये कैश फ्लो तो है लेकिन इसका ताल्लुक किससे? प्रीवियस पीरियड। और चौथे क्या थे? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स। ये क्या होते हैं? आइए 16 सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, 3 एक्सपेंडिचर होते हैं जो 3 में से कोई भी एक चीज बना ले, बढ़ा देगा। वो क्या है? जो या तो लाइफ बढ़ाए, या तो कैपेसिटी, या तो गाड़ी का इंजन चेंज किया, लाइफ बढ़ी। बिल्डिंग में एक फ्लोर इजाफी बनाया, कैपेसिटी। मशीन में पुर्जा चेंज किया, 60 की बजाय 70 यूनिट बना रही है, क्या बन गई? बढ़ गई एफिशिएंसी। तो लाइफ, कैपेसिटी या एफिशिएंसी जो बढ़ाएगा उसको हमने कहा किस में आ जाएगा सर? वो हमने कहा कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। इसने कहा अब एसेट को तुम्हें इंपेयरमेंट आज टेस्ट करनी है। आज अगर इंपेयरमेंट टेस्ट करनी है तो आपको आज के हिसाब से देखना है, फ्यूचर में अगर कोई तुम खर्चा करने वाले हो जिससे कोई चीज चेंज हो जाएगी तो उसको कंसिडर। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? और हमने कहा कैश फ्लोज लेने कौन से? यूज के। और कल हमने एप्रीकॉट वाला सवाल भी किया था, जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी टेंशन ना लो, उसको आज की क्लास समझ में तो आएगी लेकिन वो क्लास जरूर देख लेगा, तब उसको वैल्यू इन यूज क्लियर हो जाएगा कैसे हैं। अब सर आज की क्लास में हम बात करेंगे इशारों की। किसकी? इशारों की, है ना। जिंदगी में आपको इशारे मिले होंगे, इंडिकेटर्स ऑफ। सर याद रखिएगा क्या, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, समरी भी आ जाएगी हमारे पास। सर क्या हर एसेट की, क्या हर एसेट की एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है? नहीं। देखिए सर डेप्रिसिएशन एनुअल है, इंपेयरमेंट एनुअल नहीं है। कुछ एसेट हैं जिनकी क्या है? एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग। सर जो बाकी एसेट है ना उनकी हमने कहा एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग। तो सर फिर कौन सी इंपेयरमेंट टेस्टिंग है? इंडिकेटर बेस्ड टेस्टिंग है। कौन सी है? इंडिकेटर्स बेस्ड। इशारे सर जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इशारों को समझना भी चाहिए। सही है। अगर तुम्हारा जॉब इंचार्ज फर्म में जाओगे, मैनेजर तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है कोई बहुत लेट सिटिंग वाला क्लाइंट है, गंदा क्लाइंट है, इसको तुझे वहां बेचना है, उससे पहले वो तुझे थोड़ा मस्का लगा रहा है। सही है सर। वो अगर बोले तो यार तू बहुत बेस्ट है, और क्या बच्चा है यार, तेरी क्या नॉलेज है, अबे तूने भी नॉलेज दिखाई क्या है उसको, लेकिन इसका मतलब क्या है? उसने सोच लिया है कि अभी इसको उससे ताल्लुकात पहले बढ़ाऊं। क्योंकि देखो आप कभी कभी देखोगे मैनेजर आपको इतने मस्के लगाएगा कि आपकी सोच है, समझ जाना वो इशारा है कि तेरी वाट लगने वाली है, तुझे गंदा तरीन क्लाइंट। देख दो ऑप्शन होंगे, जूनियर लेवल पे अगर ये मस्के लग रहे हैं तो क्लाइंट गंदा मिल रहा है, थोड़ा सा सीनियर लेवल पे अगर ये मस्के लग रहे हैं ना, वो इंडिकेटर इशारा यही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि यार देख तूने इतना काम कर लिया, तू बहुत बेहतरीन बच्चा है, कि इस दफ़ा तुझे थोड़ा हल्का क्लाइंट दे रहे हैं। देखो ये भी फर्म में एक होता है कि क्लाइंट जब आप सीनियर होते हो ना तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप अच्छा क्लाइंट लें या
हल्का क्लाइंट लें, मतलब सबकी ख्वाहिश होती है कि अच्छा क्लाइंट ही मिले ना, सीवी पे नाम आ यूनिलीवर क्या ये किया है। मैं जब सीनियर था ना, मैं कहा मुझे आखिरी जॉब सबसे हल्की देना। मैंने कहा यार पेपर निकालना है, एक ही पेपर था ऑडिट का। मैंने कहा यार मुझे ना थक गया हूँ ऑडिट से। आखिरी मैंने अपना क्लाइंट कहता है SIUT, फर्ग्यूसन सेक्शन बी का सबसे थका हुआ क्लाइंट। मैंने क्यों किया, मैंने कहा एक तो मेरे घर के पास था, मैं लाइट हाउस पर था, वो सिविल हॉस्पिटल, 11:30 बजे सो के उठता था, 12:30 बजे पहुंचता था, 5:30 बजे वापसी, पैदल का रास्ता। सही है, तो मैंने SIUT क्यों लिया? मैंने कहा यार जॉब भी ढूंढनी है, पेपर भी एक है, वो अलग बात है मैंने पढ़ा नहीं, सही है, और फिर साथ साथ कुछ ट्यूशन्स भी पढ़ाने थे, तो मैंने कहा यार इसलिए। लेकिन ये मैंने किया। मैं यूजुअली बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये गलती, हसान यार उसे हैंड आउट का पूछ लिया यासीन भाई से, सही है, क्लियर है सर? तो अब आ जाता है इंडिकेटर्स। आपको फर्म में भी मिलेंगे इंडिकेटर और कंपनी को भी इंडिकेटर्स मिलते हैं, इशारे मिलते हैं कि एसिड क्या हो रहा है। अब हमने कहा कुछ होते हैं इंटरनल इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स? इंटरनल इंडिकेटर्स। और कुछ होते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। अब इसको जरा समझना है कि कभी भी इनके ऊपर खेल सकता है, सही है, कि भाई तुझे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, आ जाए सर आ जाए। इंटरनल इंडिकेटर्स फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी की आवाज कर गया। इंटरनल इंडिकेटर्स क्या होते हैं सर? हमने कहा डैमेज हो जाए, गाड़ी आपकी लग गई, इंटरनल इंडिकेटर्स, गाड़ी आपकी लग गई, इंटरनल इंडिकेटर, या तो फेयर वैल्यू कम हो रही है या तो वैल्यू इन यूज कम हो रही है, इंटरनल इंडिकेटर है, सही है सर। दूसरा हमने कहा ऑब्सोलीट, एसिड क्या हो गया? पुराना। पुराना होता है तो परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तुम्हारी गाड़ी, एक मिनट रुक जा सर, तुम्हारी गाड़ी है सर, कुछ भी नहीं होता, चल रही होती है, आहिस्ते आहिस्ते एवरेज खराब होने लगती है ना। गाड़ियों की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसूल है ना कि सर गाड़ी ने जहां 50,000 किलोमीटर क्रॉस किए, जो अमीर लोग होते हैं। चले सर, हमने कहा इंटरनल इंडिकेटर्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, डैमेज हो गया, वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू कम हो गया, ऑब्सोलीट डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस है। हमने कहा फेयर वैल्यू पे भी कमी हो जाएगी, 50,000 से गाड़ी ऊपर क्रॉस करती है वैल्यू, और वैल्यू इन यूज पे भी कमी आ रही है, सही है सर, समझ में आया? दूसरा आते हैं इसका दूसरा केस, रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। रीस्ट्रक्चरिंग या डिस्पोजल हम कर रहे हैं, सही है। अब सुनिएगा सर, या रीऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और सर जरा इसको सब बच्चे सुनेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? IS 37 बचपन में पढ़ा हुआ है। क्या होती है सर? इंटरनल के सामने सर एसिड लिखा हुआ, या तो एसिड बताएगा कि मैं इंपेयर हो रहा हूं, या तो कंपनी के अंदर से आवाज आएगी कि हमने कुछ ऐसा काम कर दिया कि एसिड क्या हो रहा है। अब मुझे बताएंगे सब बच्चे रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। बचपन में पढ़ा हुआ है IS 37 में, आप सबने FR2 में आके अपने पढ़ा है नहीं? रीस्ट्रक्चरिंग एग्जाम्पल, तुक्का लगाओ, एग्जाम्पल मतलब एक ऐसा तुक्का लगाओ कि कॉन्क्रीट आंसर हो। सर कंपनी के अंदर तब्दीली, सिंपल अल्फाज में कंपनी के अंदर तब्दीली। अब कंपनी के अंदर तब्दीली कैसे आएगी? हमने कहा BOD चेंज कर दिया, हमारे मुल्क में कैसे आई? एस्टेब्लिशमेंट चेंज हो तो, सही है। हमने कहा वैसे कंपनी के अंदर कैसे आती है? BOD चेंज कर दी, BOD आपने उड़ा दी, नई BOD ले आए, रीस्ट्रक्चरिंग है। यूनिलीवर ने तब्दीली कैसे लाई? यूनिलीवर ने एक साथ सोचा कि हमें अपने 110 एम्प्लॉइज को निकालना है, मैनेजमेंट लेवल को, बड़े तब्दीली आ रही है ना, 110 लोगों को निकालेंगे, तब्दीली, सही है सर। तीसरा हमने कहा यूनिलीवर ने सोचा कि यार अब कोरोना के बाद आवाम किस तरफ जा रही है? लाइफ बॉय, जर्म्स प्रोटेक्शन, तो लक्स को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ये क्या है? पूरा सेगमेंट, पूरा एक आप बंद कर लो, इसको हम क्या कहते हैं? तब्दीली, सही है। अब कंपनी ने कहा एसिड को बेचने का, डिस्पोजल। रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सर? रीऑर्गेनाइजेशन यही होता है कि लक्स को बंद नहीं करने, ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करने। कैसे? बोले यार लक्स और लाइफ बॉय दोनों साबुन है। हमने कहा जरा प्रोसेस को ऐसे चेंज किया है कि दोनों की बेस एक जैसी हो, एंड में थोड़े केमिकल्स का फर्क होगा, तो आखिरी का प्रोसीजर दोनों को अलग अलग कर देंगे, 80% एक ही मशीन पे बनाएंगे। ये रीऑर्गेनाइजेशन
जेशन है। तो हमने कहा इसको, अगर कोई ऐसा आपका इरादा है कंपनी का, तो हमने कहा इसकी वजह से किस तरफ इशारा है? इम्पेयरमेंट। क्यों सर? अगर आपने सोच लिया है कि लक्स को बंद कर रहे हैं, तो लक्स की जो मशीन है उसकी वैल्यू इन यूज कितनी रहेगी? 0। भाई लक्स की मशीन की आपके लिए वैल्यू इन यूज क्या हो गई? अब आप उसको इस्तेमाल करके बेनिफिट कैसे लोगे? बेच के। तो वैल्यू इन यूज 0 हो गई और सिर्फ फेयर वैल्यू बची, तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्पेयर हो गया। सही है सर। क्यों सर? फेयर वैल्यू यूजुअली एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है ना पुराने एसेट्स की। अब आते हैं इसी तरीके से, अगर आपने सोच लिया कि अब हम लक्स और लाइफ बॉय को पुरानी मशीनों पे नहीं बनाएंगे, नई मशीन पे बनाएंगे, 80% सेम प्रोसेस, एंड में चेंज, तो जो दोनों की पुरानी मशीनें थी उनकी वैल्यू न्यूज क्या हो गई? तो फेयर वैल्यू से जब कंपेयर करोगे तो चांसेस क्या है? इम्पेयर हो गया हो। तो सर यहां तक हम क्लियर हैं? इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं इंटरनल। एसेट बता रहा है यहां पर कंपनी ने कोई ऐसा फैसला किया जिसकी वजह से एसेट क्या हो रहा है? याद रख लेना, बहुत पते की बात कह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स हो तो इम्पेयरमेंट भी हो। जरूरी नहीं है कि इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स हो तो ये कहता है कि भाई तू इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर ले, हो सकता है कि इम्पेयरमेंट हो जाए, हो सकता है। आए सर, अब आते हैं एक्सटर्नल। इसका मतलब पता है क्या है? कंपनी के बाहर, आउटसाइड ऑफ कंपनी के बाहर से पता चल रहा है कि भाई एसेट आपका इंपेयर हो सकता है। एग्जाम्पल है, सुनना, अभी रुको जरा, सब्र करो। डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। अब सुनना सर, पूरी दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जिससे सब डरते हैं, कौन सा? शरीफ हो तुम लोग बहुत, किसी का? चाइना। पूरी दुनिया की नाक में उसने क्या किया हुआ है? अब कोई भी, पाकिस्तान, श्रीलंका, गरीब मुल्क डरते हैं इसके डेट से, जो डेट रेट है इसका, है ना। लेकिन हमने कहा अमीर मुल्क भी डरते हैं। अब जर्मनी की अलग टेंशन है, पता है आपको, चाइना से। यार जर्मनी कहता है कि हम, अब जर्मनी आपको पता है इंजीनियर्स का देश कहलाता है, इंजीनियरिंग की मशीनें सब लेकर के आता है, इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, सब कुछ बना करता है। अब वो R&D जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है किसी भी चीज़ पे, तो उसकी कॉस्ट कस्टमर से ही वसूलेगा, तो मशीन की प्राइस में डालता है चीज़ महंगी। चाइना ऑर्डर करता है, उसके मुल्क में आती है, बोलते हैं हमें रिसर्च नहीं करनी, रिवर्स इंजीनियरिंग, उसकी मशीन खोलता है, बोलता है क्या क्या इसने सही, अब मैं बनाऊंगा उसी क्वालिटी की चीज़ जो जर्मनी दे रहा है। सपोज करें $1 मिलियन की, चाइना निकाल देता है $3 लाख। अब जर्मनी कहता है कि यार अगर मेरी 1 मिलियन की, इसकी 3 लाख की, तो वो भी अल्टीमेटली प्राइस। अब सोचो तुम्हारी एक कंपनी है, तुमने $1 मिलियन की मशीन खरीद ली जर्मनी से, नहीं, एक साल बाद चाइना ले आया वैसी नई मशीन कितने की, और जर्मनी की जो कंपनी थी जिसने तुम्हें 1 मिलियन में पहनाई थी वो मशीन, अब वो खुद भी 5 लाख में बेच रही है। तो तुम कहते हो कि यार मेरी मशीन की फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। मेरी तो मशीन नहीं, मैंने 1 मिलियन की ली थी, बुक्स में अभी 8 लाख की पड़ी हुई है, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 5 लाख। तो इंडिकेटर है कि फेयर वैल्यू कम हुई है तो मशीन क्या हो जाएगी? जरूरी नहीं है हो, समझ रहे हैं। अब सुनिएगा, फिर एक बच्चा कह रहा है अमेरिका, बेटा अमेरिका से अब लोग हम डरते हैं, रशिया ने बता दें अमेरिका को तेरी औकात क्या है। सही है सर, आ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। चेंज इन, बहुत जल्दी है तुझे सूदी रेट चेंज करने की। टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब जरा इसको समझना, इस पॉइंट को, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको सवाल आ जाए जिसमें इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट छुपा हुआ हो, तो इम्पेयरमेंट ना करो, इसलिए समझना जरूरी है। आए सर, हमने कहा नई टेक्नोलॉजी आई, आपकी मशीन बिल्कुल सही थी, लेकिन अब क्या हुआ है? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई,
अब जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग किसकी तरफ चले जाते हैं? नई की तरफ। पुरानी ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? कम। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। सही है सर। अब सुनिएगा दूसरा, लीगल एनवायरनमेंट। क्या? लॉ चेंज हो गया। आपने कहा यार हम एक मेडिसिन बनाते थे, उसके हम मार्केट में राजा थे, उसके हम मार्केट में राजा थे। बोला अब हुआ ये कि अब वो लॉ क्या हो गया? चेंज हो गया, और उस हुकूमत ने उस मेडिसिन पे ही पाबंदी लगा दी। अब वो मेडिसिन जिस एसिड पर बन रही थी, जिस मशीन पे बन रही थी, वो मशीन इंपेयर हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? जीरो। और पाकिस्तान में तो शायद कोई खरीदे भी ना, तो फिर बाहर बेचना पड़ेगा। तो समझ रहे सर? आज यूट्यूब का दौर है। एक बच्चा, उससे मेरा अपना बड़ा खास बच्चा अब्दुल कादिर, पता नहीं अभी क्लास में है कि नहीं है, उसने मुझे बोला सर ये आप, मैंने कोई लिखा ना बिजनेस ये, उसने कहा सर आजकल के दौर में तो यूट्यूबर ज़्यादा कमा रहे हैं। सच है ना? आपको पता है इंडिया में टिकटॉकर्स ने खुदकुशियाँ की थी। इंडिया में टिकटॉक बैंड है आज भी, पाबंदी लगी हुई है क्योंकि चाइना की ऐप है। वो बहुत कमा रहे थे, एकदम से क्या हुआ? टिकटॉक पे हुकूमत ने कहा पाबंदी। जब टिकटॉक पे लग गई पाबंदी तो उनकी इनकम क्या हो गई? कम होना शुरू हुई। तो सर याद रखें, जब एक दफ़ा आपकी आदत लग जाए आपको किसी चीज़ की कि यार मतलब यहाँ से पैसा आना है, आपके खर्चे बढ़ जाएं, उसके बाद अल्लाह ना करे अगर कुछ मसला हो तो बंदे के लिए सही तो लीगल। अब उसने बेचारे ने पूरा मास शब्द ने पूरा कैमरा शैमरा लेके रखा हुआ है, हुकूमत ने लगा दी यूट्यूब पे पाबंदी। हमारे मुल्क में यूट्यूब पे एक दफ़ा पाबंदी लग चुकी है। सही है? उन्होंने कहा लग गई बात। सही है। माँ सफदर, जुनैद अकरम, आपने कहा ये सब का क्या हो जाएगा सर? तो ये सब टीवी ड्रामा में कोशिश करेंगे। सही है। हमने कहा तो आप समझे सर। अब आते हैं और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बड़े गौर से सुनना सर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की एग्जांपल तो आप दे सकते हैं। आजकल रिसेशन है, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसको अगर तुम अभी जून के ईयर एंड पे ऑडिट करने जाओगे तो उस कंपनी को कहोगे कि बेटा अपने प्रोडक्शन आइटम्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करो, इनकी वैल्यू इन यूज में फ़र्क आ चुका है। ऑटोमोबाइल, गाड़ियों की तो सर वाट लगी पड़ी है ना? गाड़ियाँ मार्केट क्या है? ठंडी है। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज को आप कहोगे सर रिसेशन। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? रिसेशन या कोरोना, है ना सर? जब कोरोना आया था तब भी जो अच्छी फर्म्स थी उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कहा कि एसिड की क्या करो? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करो। क्यों कहा ऐसा? सर इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है, समझ रहे हो? इसलिए अब जो बच्चों का ऑटोमोबाइल सेक्टर लगेगा या जो बच्चे जाएंगे क्लाइंट्स पे, अब देखना ये फर्म में नाम कैसे कमाना है। फर्म में ऑडिट पे तू जा रहा है, और यूजुअली लोग इतना नहीं सोचते। पीपी में देखना यार सेल्स वेल्स कम हो रही है, कंपनी की डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस है, कहना यार सेल्स कम हो रही है तो तुम्हारे तो एसेट इम्पेयर हो गए, रेफरेंस डाल देना। देख कंपनी इम्पेयरमेंट तो करेगी नहीं, सही है? कुछ भी करके जस्टिफाई, मैं क्लाइंट रहा हुआ हूँ, मतलब मैंने फर्म भी देखी है, क्लाइंट भी देखा, अब फिर फर्म देख रहा हूँ। क्लाइंट के पास 100 बहाने होते हैं। अच्छा बोले तो इम्पेयरमेंट है ना, तुझे वैल्यू इन यूज की वर्किंग चाहिए ना, अजम्पशन तो उस पर मैं लूँगा ना, कितना कैश फ्लो है वो, लेकिन तेरा फर्म में नाम हो जाएगा। पार्टनर बोलेगा यार बच्चे ने, जॉब इंचार्ज बोलेगा बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ये इम्पेयरमेंट की बातें कर रहे आते ही कल का बच्चा, समझ रहे हो? तो वहाँ पे तुम्हारा फर्म में नाम होगा। सही। और याद रखो फर्म में अगर 1 साल में तुमने नाम कमा लिया ना तो 2.5 साल उसकी बेस पर पार्टी करोगे। कैसे सर? फिर तुम्हें कोई बोलेगा नहीं, तुम ठंड मचा तो बोल दे यार मैं जा रहा हूँ। लोग बोलेंगे यार 1 साल में यार इसका परसेप्शन बन गई, ये अच्छा काम करता है या करती है। अब ये जा रही है तो भी घर से काम, ये छुट्टी कर रहा है अगले दिन आके काम, और अगर तूने शुरू में ये रोना धोना डाल दिया, नहीं मेरी तो क्लास है, मैं तो जाऊंगा क्लास, बच्चे लड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई देखो पहले ज़माने में लड़ना बनता था, अब जब से रिकॉर्डिंग का सीन आया है ना तो फर्म में अगर लड़ोगे ना तो मरोगे। अमीन मलिक साहब KPMG के पार्टनर, मलिक साहब मुझे खुद कहते हैं कि भाई मैं बच्चों को अब छुट्टी क्यों दूँ जल्दी, बोलता हूँ संडे को तुझे नहीं बुलाऊंगा। मलिक साहब को कभी आप देखें संडे को
उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे गानों की चीज़ें आ रही होती हैं, सही है, गानों की रील्स वील्स, खुद भी पार्टी मूड में होते हैं, भले बच्चे भी पढ़ें, और कहते हैं भाई लेकिन ये अब वीकडे में मुझे ना कहे कि 6 बजे सर जाना है, 7 बजे जाना है, तो सर ये चीज़ें ख्याल रखना। सही है सर, तो फर्म में अब आ जाएं। तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर ये लड़का कभी से कह रहा था, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। सर इससे क्या होगा, क्या होगा भाई जल्दी बताओ। इंक्रीज इन इंटरेस्ट, सर इससे क्या होगा जल्दी बता दो। सर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, आप 500 की प्रेजेंट वैल्यू निकालें 10% पे 5 सालों पे, और आप 500 की प्रेजेंट वैल्यू निकालें 15% पे 5 सालों पे, तो आंसर किसका कम आएगा। तो इसकी वजह से वैल्यू इन यूज पे इंपैक्ट आ जाएगा, इसकी वजह से किस पे इंपैक्ट आएगा, वैल्यू इन यूज पर। ठीक है, अब आगे आते हैं। सर एक बचा गया डेफिशिएंसी इन करेंसी, कहां से आते हैं ये लोग। सही है सर, होता है ये सब चीजें, लेकिन अभी इस लेवल पे नहीं है, वो बातें बताओ तुम्हें समझ में है। आखिरी चीज, शार्क टैंक इंडिया देखा है, देखा करो, यही तो चीजें देखनी है तुम लोग, कुछ बाकी मिर्जापुर देख लोगे। सही है, लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब इसको समझते हैं, सबसे टेक्निकल पॉइंट है और इसके ऊपर आई कैप घुमाएगा। अगर ये वैसी हो जाएगा ना, हम IFRS 9 पे आएंगे तो बताऊंगा कि यार IFRS 9 में इसको कनेक्ट कर सकता है। अब क्या चीज होती है लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, तुक्का लगाओ, व्हाट इज लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। शेयर की वैल्यू क्या हो जाए, मार्केट में आपका शेयर खुद का कम हो जाना, जो आपका मार्केट में आप जितना बेचते हो, फॉर एग्जांपल पहले 60% आपकी मार्केट में, ओके, 40% हो गई, ऐसा अपना शेयर परसेंटेज कम कर दें। नहीं, जैसे आपका कंपटीटर ज्यादा मार्केट शेयर लेता है, आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा मार्केट शेयर किया जाए, 60% ऑफ द मार्केट रूल करते थे, ऐसा सही कह रहा है दानिश या गलत कह रहा है। हम करते हैं, लग तो रहा है सही है, तू कुछ कह रहा था। मार्केट में फॉर एग्जांपल आपका शेयर 12 का था और अभी आपकी बुक्स में 10 का है, लेकिन वो 9 का हो गया है मार्केट में और आपकी बुक्स में 10 का ही। आ जाए सर, बिल्कुल सही कह रहा है, लो मार्केट कैपिटलाइजेशन को जरा समझना है। अच्छा यहाँ तक अगर कॉपी करना है जल्दी से कुछ कॉपी, जरूरत नहीं, वैसे हैंडआउट में गिवन है, लेकिन अगर कॉपी करना है तो जल्दी से फोटो खींच लो, फिर मैं इसके लिए जरा बोल्ड मिटाऊंगा। लो मार्केट कैपिटलाइजेशन समझाने के लिए आपको बताऊंगा कि जो स्टार्टअप है ना वो कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। सही है, मार्केट कैप कितना है ये आप सुनते होंगे अक्सर। जल्दी से कॉपी करना है, फोटो खींचनी है तो खींच लें, क्योंकि आजकल तो आप फोटो एक ही बता देखें कॉपी कर रहे हैं ना, बाकी तो फोटो वाली कॉम है, जो वो फोटो है जो कभी देखी नहीं जाएंगी, है ना। कितनी ऐसी फोटो है कैफ की भी थी ना जो कि आपने देखी नहीं है और ना ही शायद आगे देखेंगे। कितने बनाए, सही है निमरा यार, ये क्लास में जो आईडी लगा हुआ है ना जीमेल का, उस पर ईमेल कर देना जो अभी एम्पायरमेंट वाले हैंडआउट भेजे मैंने। कौन सा आईडी आपको पता है कौन सा लगा हुआ है, 1 मिनट रुक जाए ना, ओके 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुकते हैं। 786 खोलूँ या 1 2 3 4, हाँ ओके। अच्छा 1 मिनट रुक जाए, 7 के ऑनलाइन वाला एक चला हुआ यहाँ पे ना .786, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, ये अभी साइन इन उसका पासवर्ड मांग रहा है जी, याद है यार। अब ये इसका 786 का कुछ कैप्स में हाँ नहीं पाकिस्तान है पी, ठीक है
ओके, हाँ हो गया, सही है, इस पे भेज दें, ठीक है, ओके। चलिए सर, यहाँ तक हम क्लियर है, पक्की बात है, सोच लें। बस इम्पेयरमेंट का आपको हैंड आउट मिल जाए तो बिल्कुल आप ले सकते हैं यहाँ से। 5:45 असर पे रोकेंगे, अब आ जाएं सर। सब बच्चे इधर देखेंगे, लो मार्केट कैपिटलाई क्या चीज होती है, जरा इसको समझते हैं मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, मैं थोड़ी सी आपकी बेस बनाऊंगा, क्योंकि सर उसूलन तो ये FAR 1 में तुम्हारी बेस बनी हुई होनी चाहिए, है ना, बनी हुई भी है, लेकिन क्या होता है सर, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट एंड टास्क, FAR 1 का पेपर रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन सब गायब। अब आ जाए सर, और कुछ बच्चों ने पढ़े हुए भी टाइम हो गया है ना सर, अब सब बच्चे इधर देख लेंगे, कॉपी। सर किसी भी शेयर्स की ना 3 वैल्यूज होती हैं, एक होती है पार वैल्यू, है ना, इसका एक और नाम भी होता है फेस वैल्यू, इसका एक और नाम भी होता है नॉमिनल वैल्यू। सही है सर, याद रखना, आईकेप शरारती है, कभी कभी कंसोलिडेशन में कहता है कि इतनी नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर शो किए, और नॉमिनल वैल्यू बेसिकली पार वैल्यू। सही है सर, ये क्या होता है, जो आपने बचपन में कंपनी लॉगर पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर लिखा होता है ना, कंपनी जो शुरू में अपने शेयर सब्सक्राइब देती है तो उसके अंदर डिसाइड करती है इतनी वैल्यू का शेयर होगा, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में 10 रुपये होती है, ये क्या होती है पार वैल्यू। इसके ऊपर फ्यूचर में डिविडेंड भी इसके परसेंटेज पे मिलता है, सही, सारी चीज़ें। एक होती है मार्केट वैल्यू, भाई स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, या स्टॉक मार्केट में अगर आपकी सिक्योरिटीज ट्रेड नहीं भी होती तो भी क्या मार्केट वैल्यूज की निकाली जा सकती है, वो आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे BFD में, और BFD की पहली क्लास कल है इंशाल्लाह। सही है। तीसरी चीज होती है बुक वैल्यू। अब सर याद रखिए, बुक वैल्यू आपको बाकी जगहों पे तो काम आएगी, अकाउंटिंग में सिर्फ यहीं पे काम आएगी, BFD वगैरह में काम आती है, अकाउंटिंग में एक यही जगह है जहां पर आपको बुक वैल्यू काम आएगी। बुक वैल्यू होती है कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से इस वक्त क्या वैल्यू है, इसका फॉर्मूला होता है नेट एसेट्स। सर व्हाट डू वी मीन बाय नेट एसेट्स, क्या होते हैं ये नेट एसेट्स? एसेट्स माइनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या होती है? सही है सर। अब सुनना, एक कंपनी की एग्जांपल की बात करता हूं। एक कंपनी है जिसकी पार वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट प्राइस 50 रुपए है। हमने कहा उस कंपनी के नेट एसेट्स की बात करें तो हमने कहा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और उसका हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख। कितने हैं? 1 लाख। हमने कहा उस कंपनी के अगर हम एसेट्स की बात करें, नॉर्मल कंपनी की बात, हमने कहा हम कहते हैं उसके $1 करोड़ के एसेट्स हैं और 70 लाख की लाइबिलिटीज हैं डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो हमने कहा सर इसका मतलब है इस कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 30 रुपये। अब सुनना, 30 रुपये। अब जरा एक पूरी समझना ताकि दिमाग में चीज़ें क्लियर हो। पार वैल्यू मार्केट में, बुक वैल्यू बैलेंस शीट कह रही है कि शेयर्स के एक कितने का है? 30 रुपये का। अगर आज कंपनी बंद होती है तो पर शेयर के कितने रुपए मिलेंगे? 30 रुपये। मार्केट में कितने का चल रहा है? अच्छा, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा क्यों होती है? उम्मीद की वजह से। फ्यूचर के प्रॉफिट की उम्मीद होती है तो हम कहते हैं कि आज जो 30 रुपये ना, तो आज की बैलेंस शीट के हिसाब से भाई कंपनी अभी बंद थोड़ी, फ्यूचर में भी तो कुछ कमाएगी। जब फ्यूचर के प्रॉफिट की उम्मीद है तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से क्या होती है? इसको कहते हैं हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट को तुम्हारी कंपनी पे भरोसा है। जिस शेयर की बैलेंस शीट कह रही है कि मेरा एक शेयर 30 रुपए का बनता है, सही है, उस शेयर के ऊपर मार्केट कितने पैसे लगा रही है? तो जिसमें 20 रुपए इजाफे हैं, ये भरोसा है मार्केट का। अब सर उल्टा केस भी तो हो सकता है, मार्केट को तुम पे भरोसा ही नहीं। सुनना इधर, हमने इसको 7 की जगह अगर मैं कर दूं 2, कितना कर दूं? 2 मिलियन। अब मुझे बताओ कितनी हो जाएगी वैल्यू? 80।
अब बुक वैल्यू कितनी है? 80। मतलब तेरी बैलेंस शीट कह रही है कि अगर आज कंपनी को देखो बंद करो तो सारे एसेट लाइबिलिटीज को नेट करने के बाद 80 रुपए के पर शेयर बनता है, लेकिन मार्केट कितने दे रही है? मार्केट को तेरे पे भरोसा ही, मार्केट के तुम्हारी कंपनी भले बुक्स के हिसाब से 80, तुम्हारी बुक्स 2 नंबर हैं, तुम कमाओगे ही नहीं इतना, बुक वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो अब इस केस में, इस केस में हमने कहा कि सर एसेट क्या हो रहा है? इंपेयर हो रहा है। क्यों सर? लो मार्केट तुम पे भरोसा नहीं कर रही कि फ्यूचर में तुम कुछ कमाओगे। सुनना, अगर मार्केट तुम पे भरोसा नहीं कर रही, इसका मतलब है कि तुम्हारा एसेट जो तुमने सोचा हुआ है तुम्हें बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट तो क्या है? लो मार्केट। अब इस पॉइंट को अगर अच्छे से समझ गए हो ना, तो यकीन मानो अगर तुमने फर्म में इसको टेस्ट कर लिया और इसकी बेस पे इंपेयरमेंट की बात छेड़ दी, पार्टनर बोसा देगा सर पे। सही है, पार्टनर बोलेगा भाई कहां से आ गया तू? लो मार्केट कैपिटल। सर ये चीज समझ रहे? इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है। अब आजकल तो तुम्हें पता है स्टॉक मार्केट की वाट लगी पड़ी है। तुम्हें क्या करना है? जिस भी ऑडिट पे ईयर एंड पे अगर वो लिस्टेड कंपनी है, मार्केट वैल्यू उठानी है, बुक वैल्यू देखनी है उसकी, बोले ना सर ये तो देखें। अगर आ गई इत्तेफाक से, मतलब इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है। सही है। अब मैं बता दूं सर, तुम्हें सिर्फ ये बात इशू करके फर्म में बतानी है, समझ रहे हो? क्योंकि देखो क्लाइंट इंपेयरमेंट तो नहीं करेगा। क्लाइंट बोलेगा यार देखो मार्केट वैल्यू तो भाई कम है, इसलिए कि मार्केट के हालात ऐसे हैं, मेरे एसेट का कोई कसूर थोड़ी है। फिर खैर वहां पर भी तुम बोल सर अभी इंपेयरमेंट कर दें, अगले साल रिवर्स कर देना, पढ़ेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। वो अलग बात है कि क्लाइंट मानेगा नहीं, लेकिन तुझे फर्म में तेरा नाम बन जाएगा अगर तूने ये वर्किंग कर दी। और जाके आईएएस से दिखा दे, सर देखो लो मार्केट कैपिटल है, लोग बोलेंगे यार ये चीता है। सही है। हालांकि उसको क्या पता कि तुझे चीता बनाया गया है, बनाकर भेजा है। सही है। तो सर क्या हम यहां तक क्लियर हैं? पक्की बात है? बढ़े आगे। बढ़ जाएं। इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट जरा पढ़ भी लेते हैं हम, और फिर इसके सवालात की तरफ भी आएंगे। एक बच्चे का सवाल भी आया है, पढ़ लेते हैं उसको। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए तो लिख देंगे सीसी। नहीं बच्चा सर, अगर मशीन जो हमने ली है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और जो चाइना ने निकाली है सेम मशीन बट परफॉर्मेंस लो है, तो क्या तब भी नहीं? अब देखिए एक कंपनी को साबित करना पड़ेगा कि यार चाइना वाली मशीन क्या है? बेकार है ना सर? लेकिन याद रखिएगा सर, मैंने आपको देखिए एक बात आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी है, क्लाइंट कंपनी जिसका आप ऑडिट करेंगे वो आपको जब जब चाहे जितनी बार चाहे बेवकूफ़ बनाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर क्लाइंट पे तुम्हें कोई एक वाज़ेह गलती नज़र आ जाए ना, तो बोले इतना बड़ा भंड कैसे मार दिया इन्होंने, तो 90% चांसेस है वो जानबूझ के भंड मारा है, ताकि तुम उस तरफ लग जाओ, तुम्हें एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी आ जाए कि मैंने तो काम कर लिया, मैंने तो गलती निकाल ली, क्लाइंट कोई और चीज़ कर ले। ये अक्सर क्लाइंट करते थे। मैं आपको बता दूं, मैं क्योंकि मैंने कहा ना के इलेक्ट्रिक में हम थे, आपको पता के इलेक्ट्रिक अब जो है कौन है उसका ऑडिटर? केपीएमजी ने तो छोड़ दिया, आई थिंक बीडीओ है या कौन है के इलेक्ट्रिक का ऑडिटर? शायद फर्ग्यूसन भी है, लेकिन फर्ग्यूसन को तो ज़बरदस्ती भी दिया जाता है के इलेक्ट्रिक। सही है, फर्ग्यूसन बहुत सारा ऑडिट नहीं चाहता उसको, इसलिए तुम करोगे। अब खैर मैं के इलेक्ट्रिक में था क्लाइंट। अब आपको पता है ना लेट पेमेंट सरचार्ज जो लगता है, पता है इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये आईबीसी वाले इतने डैश होते हैं, ये फॉर्मूले से डबल आपको लेट पेमेंट सरचार्ज लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल 5000 का बिल था, लेट पेमेंट सरचार्ज बनता था 300 रुपये, ये कितने लगा देते थे? 600 रुपये, 800 रुपये, 700। बोला यार तुक्का है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो
जो वैसे ही लेट होगा तो वो दे भी देगा, इतना कौन फॉर्मूले पे पड़ेगा। अच्छा हमें पता था एक 2 नंबरी करते हैं, ऑडिटर आके उसको वेरीफाई करता था कि लेट पेमेंट सरचार्ज सब कुछ सही है कि नहीं है। ऑडिटर हमारे पास आता था, और अब आपने ऑडिट में पढ़ा हुआ है कैफ में, सर वो पॉपुलेशन दे दे मैं सैंपल निकालूंगा। ऑडिटर आता था, सर वो मुझे जो है ना पॉपुलेशन दे दें अपने कस्टमर्स की, और किसी भी 1 महीने की, 2 पूरे साल की, या जो भी है, मुझे उनका लेट पेमेंट सरचार्ज की वर्किंग करनी है। मतलब अच्छा, हमें पता था यहाँ पर 2 नंबरी IBC ने की भी होगी। IBC क्या होते हैं, जो आपके ऑफिसेज होते हैं एरिया के। हम कहा अब हम क्या करते थे, हमने तुझे पता है के इलेक्ट्रिक के कितने कस्टमर हैं, हम बोले थे 2.4 मिलियन। ऑडिटर को मैं समझा रहा हूँ 2.4 मिलियन। अच्छा, और हम एक्सेल में लाइनें 10 लाख है। मैंने कहा हमारा डेटा तो एक्सेल में ही नहीं आ सकता, और तुझे सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे नहीं सकते, तो यार देख तुझे पॉपुलेशन तो नहीं मिल सकती भाई। IT वाले को उसके सामने मेल कर दी, पहले IT वाले को सेट किया हुआ है, मैं तुझे इसके सामने मेल भी करूँगा, स्पीकर पे भी लूँगा, तो उसको कह देना डेटा पॉसिबल ही नहीं है निकलना ना, सॉफ्टवेयर का मसला है सारी ना। अब उसको हमने फंसा दिया, हमने कहा देख एक्सेल में तुझे डेटा मिलेगा नहीं। अब हम कहते थे यार तू बता दे, तू तेरा सैंपल साइज़ कितना है। अब वो आ जाता था कि यार मेरा सैंपल साइज़, वो नहीं सॉफ्टवेयर चलता है KPMG में, 40 का सैंपल साइज़ है। अच्छा, वो 40 का सैंपल साइज़ बताता था, हम उसको हम पहले क्या करते थे 50 निकालते थे खुद ही। अब मैंने कहा तू बेफिक्र हो जा, तुझे मैं IT वाले को कहकर सैंपल दे दूंगा। अब हमने क्या किया हुआ था, ये 24 लाख को 6-6 लाख में तोड़ा हुआ था। लेकिन ये बात जब तक मैं था तब तक के इलेक्ट्रिक के ऑडिटर को पता कि हमने 6-6 लाख रीजन वाइज कस्टमर थोड़े हुए हैं, हमारे पास एक्सेल में डेटा उसी कंप्यूटर में पड़ा हुआ है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। वो बेचारा समझता था IT से आएगा। अब होता ये था 6-6 लाख से उठाए हमने, हर रीजन से थोड़े बहुत उठाए, 50 उठा लिए। अब 50 में से हमें पता था कि 5 में तो ये भंड होगा ही होगा। तो क्या करते थे हम 50 में से चेक किए, सबको पहले खुद चेक किया कि ऑडिटर किस लॉजिक पे चेक करेगा। जिनमें भंड था उनको साइड में किया, ऑडिटर ने मांगे थे 40, उसको 45 दिए, और ये बोलते हुए दिए कि यार देख अगर इसमें कोई मसला है ना तो मैनेजमेंट के पास नहीं जाना, पहले मुझे बता देना। हालांकि मैंने क्या किया हुआ था, पहले चेक किया हुआ था कि इसमें कोई भंड है ही नहीं। तो आप ऑडिटर तो इतना बेवकूफ़ बनता है। एक और वाकया भी याद आ गया, चलो सुना ही दूँ छोटा सा। यूनिलीवर में हम थे, अभी आप जाएंगे ना, आपको सबसे पहला काम मिलेगा फिक्स एसेट वेरिफिकेशन। फिक्स एसेट की एडिशंस की आप वाउचिंग करेंगे, सही है, और एक्सपेंसेस वेरिफिकेशन करेंगे। आप जरा सुनना, एडिशंस की वाउचिंग हो रही थी, हो गई वाउचिंग ना। अब हमारे यूनिलीवर में एक बाबा जी थे ना, वो फिक्स एसेट देखते थे। अब मैं क्लाइंट ही था, मैं और वो एक दिन बैठे हुए रात के 7-7:30 बजे ना, बाकी लोग जा चुके थे, वो सुबह से आए हुए थे, बैठे हुए थे, मैं आया ही 12 बजे था, सही है। तो अब हम बैठे हुए, ऑडिटर आ गई खातून, अब वो माशाल्लाह KPMG में असिस्टेंट मैनेजर है। वो आई, उन्होंने कहा कि यार वो चाचा जी से सवाल करें। अब चाचा जी की जाहिर सी बात है एज भी हुई है और वो फर्म के भी नहीं है, तो उनको डर लग रहा है। वो ऑडिटर से सवाल करें, वो काउंटर क्वेश्चन करें, वो घबरा रहे हैं। फिर वो उसको वादे कर रहे हैं कि अच्छा देखो अभी तो है ना रिव्यू चल रहा है, तुम ईयर एंड पे आओगे ना तो ये चीज़ बिल्कुल सही होगी। अब पीछे पीछे मैं डर रहा हूँ। वो अच्छा वो चाचा देखते फिक्स एसेट थे, मैंने कहा हमें पता है कि हमने फिक्स एसेट में क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपेंडिचर भी कैपिटलाइज हुए हुए, कंपनी करती है काम सारे, सही है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैंने कहा इनके मुंह से निकलने वाला है, सच निकल जाएगा तो मसाइल होंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। CFO बुला के हमें सुनाएगा और मुझे बोलेगा यार तू बैठा हुआ था, तूने कुछ नहीं किया। अब मैं मौका ढूंढ रहा हूँ जहाँ किसी लड़की से, कोई लड़की जो चाचा जी के पास ऑडिटर बच्ची कुछ गड़बड़ करे और मैं इसको भगाऊँ यहाँ से। उसने एक सवाल पूछ लिया एडिशंस की ये आपने ये एसेट क्यों खरीदा। बस वहीं पे मैं हीरो के स्टाइल में कुर्सी पीछे की खड़ा हुआ। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा मैं देख रहा हूँ कभी से आप इनको तंग कर रही हैं। मैंने कहा आप होती कौन है बिजनेस डिसीजन के ऊपर सवाल करने वाली कि ये एसेट आपने क्यों खरीदा। मैंने कहा भाई आप फाइनेंशियल ऑडिट कर रही हैं, आप ये चेक करें एसेट खरीदा है, वाउचर सही है, सब कुछ सही है, यू आर नो वन टू चैलेंज बिजनेस डिसीजन। मेरा इंजीनियर पुराने एसेट पे काम कर करके बोर हो गया था, उसने कहा नया चाहिए, हमने नया ले दिया। हु आर यू टू आस्क दैट। वो बेचारी डर के चली गई। नहीं वो बेचारी डर के, मैंने कहा अगर वो तेज होती ना मुझे सामने से सवाल पूछती कि यार अगर आपने अच्छा ये खरीदा है तो इसकी जगह किसी और को बेचा भी तो होगा।
किसी और को बेचा तो उसका डिस्पोजल कहाँ है, उसका डिस्पोजल सही हुआ या नहीं हुआ, सही है, इसकी अप्रूवल कहाँ है खरीदने की, बट मुझे उसका मकसद क्या था, उसको भगाना, तो वो भाग गई, सही है। फिर मैंने उनको समझाया, उनका नाम था शाह साहब, मैंने कहा शाह जी मरवाओगे, शाह जी कभी ऐसा लगे ना कि ऑडिटर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसको टरखा दो। मैं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, हमने कहा हम 3-4 लोग हो ना तो आप टेंशन ना लो, हम इस फील्ड से हैं, हमें पता है कि इसको कैसे हैंडल करना। हमने कहा आप, और हर कंपनी ये काम करती है, देखो छोटी मोटी तो मसाइल तो होते हैं ना सर, पाकिस्तान में धंधा भी तो करना है ना, सही है। अब हर चीज़ सही सही कर दी तो गवर्नमेंट के स्टोर को, पीडीएम को टैक्स देंगे, सही है। तो आप समझ रहे हैं सर, तो यहाँ तक हम क्लियर हैं। तो चले सर आगे बढ़ते हैं, अब इसको पढ़ते भी हैं, ज़रा आपके पास हैंड आउट भी है। सर कभी आपको लगे ना क्लाइंट आपको ठीक ठाक टॉपिक करा रहा है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बताऊंगा कि क्लाइंट को क्या जवाब देना है, क्योंकि अब मैं खुद ऑडिटर वापस बन गया हूँ, हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था, बट जो अल्लाह का। चलें सर आ जाए इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। मेरे ख्याल में फिजिकल में जिन बच्चों को हैंड आउट मिला उसको यासीन भाई ने स्टेपल गलत कर दी है, उसमें अगले पेज पे आ रहा होगा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, आ रहा है, क्या आ रहा है, इम्पेयरमेंट। अब पढ़ते हैं इंडिकेशन बेस्ड टेस्टिंग। नजर आ गया सबको, ऑनलाइन वाले बच्चों को तो नजर आ रहा है, ग्रुप में भी है, ये समरी का पहला पेज है, सही है सर, समरी का पहला पेज है। अब आते हैं सर, और इस समरी के पहले पेज के ऊपर हम पढ़ रहे हैं इंडिकेटर बेस्ड टेस्टिंग में, एक मिनट रुक जाए। एन एंटिटी शैल एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट व्हेन देयर इज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। इंडिकेटर्स आर असेस्ड एट ईच रिपोर्टिंग डेट, अंडरलाइन भी कर लें, नोट भी कर लें। इंडिकेटर्स को तुम्हें देखना कब है, हर रिपोर्टिंग डेट के, हर रिपोर्टिंग डेट में इंडिकेटर्स को देखना है, जरूरी नहीं इंपेयरमेंट हो, आपको देखना है इंडिकेटर्स हैं या। अब आते हैं इंटरनल इंडिकेटर्स कंपनी का, ऑब्सोलेंस और फिजिकल डैमेज, एसेट पुराना हो गया है फिजिकली, सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स अफेक्ट ऑन द एंटिटी रिलेटेड टू द, वही बात, एसेट बिकम्स आइडल, हमने सोच लिया लक्ष्य को बेचना है, खत्म करना है। प्लान्स टू डिसकंटिन्यू और टू विच एन एसेट बिलोंग्स, प्लान्स टू डिस्पोज ऑफ एन एसेट बिफोर द रीअसेसिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एज फाइनाइट। अब ये बड़ा आखिरी बंदे के बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस के छपे हुए हैं, सही है सर। अब आ जाएं रीअसेसिंग, क्या मतलब है इसका। पहले आपने सोचा था एसेट की लाइफ पढ़ा इंटेंजिबल में इनडेफिनेट थी, अब आपने कहा नहीं यार अब क्या हो गई है, पहले तुम्हें लगेगा इसके बेनिफिट लामहदूद हैं, अब तुमने इसके बेनिफिट क्या कर दिए, महदूद कर दिए हैं। तो अब इसलिए अब आप क्या करेंगे, आपने कहा बेनिफिट महदूद, वैल्यू इन यूज में कमी। इंडिकेटर का मतलब क्या, या तो वैल्यू यूज या तो फेयर वैल्यू इम्पेयरमेंट। अब आ जाते हैं एविडेंस फ्रॉम इंडिकेटिंग दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इज और विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड। हमने कहा इंटरनल रिपोर्टिंग इंडिकेटर से पता चल रहा है कि यार परफॉर्मेंस अच्छी। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, बाहर से पता चल रहा है कि वाट लगी पड़ी है, significant decline in of the below that would be expected as a result of, हमने कहा एकदम से मार्केट वैल्यू कम हो रही है, क्यों, क्योंकि ग्लोबली जो नया एसेट था उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई। significant change with an effect on the entity in the technological market, economic or in which the entity operates or in the market to which an asset is। फिर कह रहा है increased market interest rates or effective discount rate used in calculating value in use and decrease the assets materially। फिर कह रहा है carrying amount of the entity is higher than its market capitalization। हमने कहा carrying amount किससे हायर होगा, मार्केट, यही बात जो लो मार्केट कैपिटलाइजेशन कह रहा हूँ कि एसेट्स के जो कैरिंग अमाउंट है, वो कैरिंग अमाउंट यही तो है नेट एसेट्स का, कैरिंग एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो ज्यादा है किससे, जो इसकी मार्केट वैल्यू है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वैसे मैं बताऊँ कि आपको कभी आपने सुना भी होगा शार्क टैंक वगैरह में कि आपका मार्केट कैप कितना है, या आप अक्सर किसी वीडियो में सुनते होंगे मार्केट कैप कैसे निकलता है,
नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई मार्केट वैल्यू। सही है सर? इसको हम क्या कहते हैं? आजकल किस कंपनी का सबसे ज्यादा मार्केट कैप है पाकिस्तान में? जितना मुझे याद पड़ रहा है, अब शायद चेंज हो गया, OGDC का। OGDC का जितना मुझे याद पड़ रहा है सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मार्केट में बड़ा टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इशू किए पेड अप। क्लियर है? ऑप्शन आ जाए। फिर हमने कहा कुछ एसेट ऐसे हैं, कुछ एसेट ऐसे हैं जिनको हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट करना। चलें सर, अब हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे CGU, इसके बाद आज की क्लास को इंशाल्लाह खत्म करेंगे। और फिर सर CGU की डेफिनेशन के लिए मैं चाहूंगा कि आप हजरात सर आ जाएंगे कहां पर? इसी पे पेज नंबर 2 ऑफ द समरी पे आपको बिल्कुल एंड में नजर आ जाएगा CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट। आ गया नजर? आ गया? A cash generating unit, a cash generating unit is the smallest identifiable group of assets that generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or ग्रुप ऑफ एसेट्स। अब सुनना सर, इसको हम बड़े गौर से, सब बच्चों की तवज्जो चाहिए। हम बात कर रहे हैं किसकी? कैश जनरेटिंग। अब इसका पहले तो कॉन्सेप्ट समझना। सर देखें, कभी कभी ना एक छोटे से एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना, स्पेशली उसकी वैल्यू इन यूज निकालना बहुत मुश्किल काम है। एग्जाम्पल दूं, तुम्हारे सामने कुर्सी रखी हुई है, घर वालों जो घरों से देख रहे हो, रिकॉर्डिंग दे रहे हो, वो भी अज्यूम करो कि इसमें कुर्सी पड़ी हुई है। सर साजिद वापस क्वालिफाई हो जाए ना CA, फिर भी इसकी वैल्यू न्यूज नहीं निकाल पाएंगे, मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा कि यार पूरे केनेस में ये कुर्सी अकेला कितना बेनिफिट जनरेट करके दे रही है ना, ये वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। यार अब इतने कैश फ्लोज आ रहे हैं, इस रूम में 100 क्लासें हो रही हैं, इतनी पूरे साल में पता नहीं कितनी हो रही हैं, उसमें इतनी सारी कुर्सियाँ हैं, टेबल है, सारी चीज़ें हैं। अब उसमें कि बेचारी कुर्सी का वैल्यू न्यूज़ कैसे निकालें? मुश्किल काम है ना। तो स्टैंडर्ड ने भी ये देखा कि यार कभी कभी एक एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग मुश्किल होती है, वैल्यू न्यूज़ निकालना। तो स्टैंडर्ड ने कहा एक काम करते हैं, क्या करते हैं? हम पूरा एक ग्रुप ऑफ एसेट्स लेते हैं और देखते हैं उसकी एक साथ इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। उस ग्रुप ऑफ एसेट को क्या नाम दिया गया? कैश जनरेटिंग यूनिट्स, CGU। तो इस क्लास में हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं एंड CGU का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब सब बच्चे इधर देख लेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है। देखिए मुझे ना यूनिलीवर 2 साल नौकरी के बाद दिमाग में बसी हुई है, तो मैं यूनिलीवर की एग्जांपल ज़्यादा दूंगा। सही है? यूनिलीवर डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू ऑपरेट करती थी, अब थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं पुराना स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए। एक उसका है होम केयर। सही है सर? इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट आते हैं? घर की केयर। कौन से आते हैं? पोछा लगाता है लाइफ बॉय से। हार्पिक यूनिलीवर का प्रोडक्ट ही नहीं है। यूनिलीवर कहता काश। सर्फ एक्सल। दूसरा सनलाइट, विम है ना, डोमेक्स। सही है सर? हमने कहा ये प्रोडक्ट, अब कभी BM अगर तो मैं SPM पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सर्फ एक्सेल सनलाइट क्यों अलग अलग लॉन्च करता है। ये दोनों यूनिलीवर के ही सर्फ हैं, अमीर के लिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास, गरीब तबके के लिए, दोनों।
अब ये यूनिलीवर के कौन से प्रोडक्ट है? होम केयर के। इसी तरीके से एक उसका सेगमेंट है पर्सनल, सर पर्सनल केयर। अब इसमें वो चीजें आएंगी जो कि तुम्हारे जिस्म से रिलेटेड हैं। फौरन से बच्चों को याद आता है लक्स। हालांकि ये लॉन्डो को फौरन से लक्स याद आता है, लेकिन हराम है कि इनमें से कोई भी ब्रांड स्पेसिफिक हो। इनको कोई भी साबुन मिले, नहीं मिले, शैम्पू मिले, पूरा नहा के आएंगे। सही है, तो ब्रांड स्पेसिफिक आप, लेकिन चलिए आपको याद आ जाता है, पता नहीं क्यों। लक्स, लाइफ बॉय, ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, सनसिल्क। सही है सर, पर्सनल केयर। फिर यूनिलीवर का एक सेगमेंट है फूड्स। अब फूड्स के अंदर इनके दो ब्रांड हैं। मैगी, देखा कनौर खाते बचपन से तुम, कनौर नूडल्स हो, कह के मैगी, मैगी भी बोलता होगा, नाम हमारा लेके खाता कुछ और है। और रफान, सही है, रफान के कस्टर्ड, कनौर की नूडल्स हैं आपके पास, केचप है। सही है। इसी तरीके से चौथा है रिफ्रेशमेंट्स। मतलब इसके अंदर आपके पास एक और भी ब्रांड है, ब्लू बैंड था, अब तो खैर ये भी नहीं रहा। ब्लू बैंड, रोजाना रोज। अब आ तुम लोग इस उम्र में नहीं बढ़ोगे, आ जाए। रिफ्रेशमेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स मैंने कहा दो चीजें, टी और आइसक्रीम। यूनिलीवर की कौन सी चाहिए? यूनिलीवर की कौन सी चाहिए? टपाल किसने कहा? कौन है ऐसे? वो आगे यूनिलीवर यूं देखेगा क्या चल रहा है। टपाल सर यूनिलीवर की लिप्टन, एक और भी है, तुम देख रहे हो हर जगह इन्होंने दो घुसाई हुई है। सुप्रीम ये चलती है, बस सुप्रीम चाय वालों के पास चलती है, सस्ती होती है। सही है, पूरा यूनिलीवर का टी अलग हो चुका है, अब इकतारा हो गया वो। सही है। अब आ जाए आइसक्रीम में इनका सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? मेन ब्रांड आइसक्रीम का वॉल्स ही है इनका बेसिकली, और वॉल्स के अंदर फिर डिफरेंट कौन सी? पेडल पॉप, जेड स्पॉट, ये सही नाम आ रहे हैं अपने वाले, है ना? मतलब मैग्नम 230 रुपए की हो गई ये सर, है ना? तो अब आपने कहा सर मैग्नम, इसी तरीके से आपने कहा जो भी नाम यार, फीस्ट। सही है। अब सुनना, अब हम पहचानेंगे यूनिलीवर से कि इसके लिए कौन सा कैश जनरेटिंग यूनिट होगा। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो, फिर से पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, मैं पढ़ देता हूं। CGU is the smallest identified group of assets that generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, यूनिलीवर के लिए चलिए हम रिफ्रेशमेंट को जाते हैं। रिफ्रेशमेंट के अंदर पूरा रिफ्रेशमेंट एक CGU है, टी एक CGU है, आइसक्रीम एक CGU है, आइसक्रीम के अंदर वॉल CGU है, या फीस्ट, पेडल पॉप, जेड स्पॉट, ये सब अलग अलग CGU है। सवाल समझे? आइसक्रीम की बात करें तो पूरा रिफ्रेशमेंट का एक सेगमेंट एक CGU, इसको CGU कहेंगे, टी को CGU कहेंगे, वॉल्स को CGU कहेंगे, या फिर हम बोलेंगे यार नहीं ये फीस्ट को, पेडल पॉप को, जेड स्पॉट को, मैग्नम को CGU कहेंगे। CGU कहेंगे किसको? टी और आइसक्रीम CGU होंगे। कितने लोग कह रहे हैं ऑनलाइन? अब सर देखो, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया, अब मेरी डेफिनेशन सुनो। CGU लिख भी लो, वो होता है कि अगर पूरी कंपनी को भी बंद कर दो ना तो वो अकेला कैश निकाल कर देगा, कैश कमा कर देगा। CGU वो होता है कि पूरी कंपनी को वो अकेला कैश कमा करके देगा। पूरी कंपनी में सब चीजें सब बंद कर दो, वो अकेला बोलेगा कि तेरा भाई कमाएगा, भले कम कमाए लेकिन कमाएगा।
अब मुझे बताओ, आज यूनिलीवर की जैसा भी शेल ने अनाउंस किया ना पाकिस्तान से जा रहे हैं, आज यूनिलीवर की मैनेजमेंट बोले कि हम जा रहे हैं, खत्म टाटा, बस ये गरीबों के लिए शाहिद अनवर की जबान में जेड स्पॉट छोड़ के जाएंगे। तो क्या जेड स्पॉट यूनिलीवर को कैश कमा के दे सकता है पाकिस्तान में? तो यूनिलीवर के लिए सीजीयू क्या हुआ सर? यूनिलीवर के लिए सीजीयू क्या हुआ? आज सब बंद कर दो, सब बंद कर दो, सिर्फ जेड स्पॉट कैश कमा करके देगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सीजी। अब सर ये सीजीयू का कॉन्सेप्ट याद रखना पूरे 36 में, क्योंकि याद रखो मैं नीचे से अगर कनेक्ट करूं ना FAR1 में जो कॉन्सेप्ट है ना इसके, वो यहां पर नहीं पूछेगा। अब तक इंडिकेटर्स तक वैल्यू जो चीज़ हमने पढ़ी ना वो FAR1 की है। FAR की पहली चीज़ तुमने आज पढ़ी है CGU, तो पेपर में यहाँ पर सवाल बनता किस पे? CGU पे या कॉर्पोरेट एसेट्स पे। तो अभी सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट सब बंद कर दो, अकेला कैश कमा करके देगा। एंग्रो बोलेगा सब बंद कर दो, उनके पास फर्ट है क्या क्या है? एंग्रो बोलेगा यार ओमोर के अंदर जो चॉकलेट है ना, खाली चॉकलेट, वो चॉक बार, सॉरी, ओमोर के अंदर जो चॉक बार है ये अकेली क्या कमा कर देगी? एंग्रो ने कहा फर्ट बंद कर देते हैं, अपनी सारी कंपनियां बंद कर देते हैं ना, सिर्फ चॉक बार को खुला रखते हैं, कैश कमा करके। पेप्सी कहता है सब बंद कर देते हैं, लेस को खुला रख देते हैं, कैश कमा करके देगा। KNS कहता है सब टीचर्स को निकाल देते हैं, उमर काजी को रखते हैं, कैश कमा करके देगा। समझ रहे हो सर? पक्की बात है, थोड़ा सा टाइम दे दिया कर यार, समझा कर, थोड़ा सिलो हूं मैं ना। सर सब होंगे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, ये हर एक इंडिविजुअल जेड स्पॉट, पॉडल, पेडल, पॉप, फीस, ये सब क्या है? CGUs हैं, सर्फ एक्सेल, सनलाइट। समझ रहे हैं? तो CGU स्मॉल है, सबको बंद कर दो, इनमें से सबको बंद कर दो। सर्फ एक्सेल अकेला, सर्फ एक्सेल पूरी यूनिलीवर की सेल्स का जब तक मैं था तब तक 27% कमाता था। समझ रहे हैं? अकेला सबको बंद कर दो, 27% कंपनी फिर भी जिंदा है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? क्विकली रिवाइज करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा इंडिकेटर्स, इंटरनल और इंटरनल। कंपनी के अंदर से आवाज आएगी, एसेट बताएगा, कंपनी के अंदर से रीस्ट्रक्चरिंग एसेट बताएगा, डैमेज, डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस पुराना हो गया। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, बाहर से मार्केट वैल्यू कम हो गई, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का, या हमने कहा चेंजेस इन इंटरेस्ट, या हमने कहा लो मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसके ऊपर खेल सकता है वो 2, 4, 6 नंबर का सवाल बना सकता है। लो मार्केट कैपिटलाई यहां नहीं तो MSA1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। तुम्हें इंशाल्लाह FFR के बाद कहीं ना कहीं MSA1 भी पढ़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर जो है कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनकी सालाना इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। कौन कौन से? इंटेंजिबल, नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, गुडविल, और वो CGU जिनको गुडविल एलोकेट हुई। अब ये पढ़ेंगे क्या चीज़ है। CGU क्या होता है कि सर पूरी कंपनी को बंद कर दो, ये कहेगा तेरा भाई अकेला, तेरा भाई अकेला कैश कमा करके देगा। सर अभी एक इंटेंजिबल बन रहा है, सॉफ्टवेयर बन रहा है हमारा, इंटेंजिबल नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। सही है सर? आ जाए सर क्विकली नमाज, बस 1 मिनट में हम स्टोरी टाइम 2 मिनट का रखेंगे, 2 मिनट का स्टोरी टाइम। और सर स्टोरी टाइम में आज हम बात करेंगे, अभी आप फर्म में नए हैं तो वही बात, नाम कमाने का टाइम है ना सर? अब मैं आपको बताता हूँ फर्म में हमने कैसे एक जगह अल्लाह ने नाम कमवा दिया हमें। कैसे? एक क्लाइंट था, नाम नहीं लूँगा, बहुत मशहूर क्लाइंट है, वो आपके घर में उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर अम्मी इस्तेमाल करती होंगी किचन में। नाम नहीं लूँगा, फर्ग्यूसन सेक्शन बी के पास आज भी है, तो जो वहाँ के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। वो क्लाइंट था। अब सर उस क्लाइंट पे हम गए, आप फिक्स एसेट की अभी वाउचिंग करेंगे। कंपनीज के अंदर एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, तुमने ऑडिट में पढ़ा भी होगा कि परचेज करते हुए 3 कोटेशंस मंगवानी है। 3 कोटेशंस, 3 अलग अलग उसे कोटेशन मंगवानी के है नहीं है। हम वाउचिंग कर रहे थे, हमने देखा कि एक कंपनी है उसके अंदर हर एसेट के लिए 3 कोटेशंस आ रही हैं, सबसे लोअर वाले को सिलेक्ट किया जा रहा है, सब कुछ सही था।
लेकिन सर हमने नोट किया, सही है, बेसिकली मेरे जूनियर ने बेसिकली नोट किया, 7 टीममेट नहीं, और उसका कमाल था, आप देखें उसने नाम हम सब की वाह वाह हो गई इससे, काम असल में उसका था, उसकी ज़्यादा है लेकिन हमारी भी। सर हुआ ये कि सर उसने नोट किया कि 3 कोटेशंस तो आ गई हैं और सब कुछ है, लेकिन उसने यार एक उसके दिमाग में घंटी बजी, गोलमाल है भाई सब, उसने मुझे बताई। मैंने कहा यार गोलमाल है वाकई में कुछ क्या। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि यार तीनों कोटेशंस, नाम अलग, सब कुछ अलग, एड्रेस अलग, सब कुछ अलग, फॉर्मेट सेम, फॉर्मेट सेम। जैसे अभी ना फर्म में बच्चे अप्लाई कर लेते ना, तो कवरिंग लेटर एक बच्चे ने बनाया, सब उसी का छाप रहे कि मैंने आपकी फर्म का ये नाम सुना, वो नाम सुना। कभी कभी हमें ईमेल आती थी, हम कहते थे भाई इतना नाम नहीं है, सही है, लेकिन अब समझ रहे हो 3, अब हमने कहा फॉर्मेट सेम है। अब वही तरीका, फिर हम गए FBR के पोर्टल पे, हमने NTN डाल के चेक किया, सिर्फ एक का जेन्युइन था, 2 का था ही नहीं, फेक NTN था। हमने ये बात मैनेजमेंट को बताई तो पता चला प्रोक्योरमेंट का हेड मुलविस था। जो बच्चे इंटरनल ऑडिट मांगना, याद रखो सबसे मुश्किल काम होता है प्रोक्योरमेंट का फ्रॉड निकालना। कब उसने सेटिंग बना ली दुकान में जाके तुम्हें नहीं पता, बोला माल तुझसे दिलवाऊंगा 5% मेरा रख लेना। पता चला वो मुलविस था। कंपनी को हमने बताया, मैनेजमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया और कहा कि हाँ यार फर्ग्यूसन के बच्चों ने ये काम किया। आप समझ रहे हैं फर्म के लिए कितने गर्व की बात थी, और फर्म से ज़्यादा फिर हमने इसको कितना बेचा होगा, सही है। लेकिन खैर 6 महीने साल की बात होती है, सही है। फिर कभी बताऊंगा उस क्लाइंट पे एक बंड भी हो गया था एक बंदे से, तो इसलिए जो नाम कमाया था वो 0 हुआ। लेकिन अगर ये नहीं किया होता तो फिर तो हम मौत थी तीनों की, सही है सर, 3 लोग ही थे। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हमने कहा कि सर अब आपने भी जब फिक्स एसेट वेरीफाई करें तो इस किस्म की चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। ऑडिटर सर एज इट विजिलेंट रहना है। जब इस किस्म की आपने कोई चीज़ आइडेंटिफाई कर ली तो आप देखिएगा कितना नाम होगा। अगले जुम्मे को मिलेंगे इंशाल्लाह, या जुम्मे की जगह अगर टाइम टेबल चेंज हुआ तो आप ग्रुप में बने रहिएगा। फीस स्टेटेड और जो इशूज़ हैं वो आप किसी को करनी हो बात तो निमरा से आप कर सकते हैं, सही है। और मेरी कोई हेल्प चाहे तो उसमें ही बता सकते हैं। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। पोर्टल का एक्सेस लेकर IFRS 5 शुरू कर दें, वो ख़त्म हुआ है तो फिर IFRS 2 शुरू कर दें, ठीक है सर। IFRS 2 पहले बोला था नहीं, 9 से अभी शुरू नहीं करना, कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अभी 9 शुरू करने का टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि वक्त कम है, सीजन में बिजी हो जाओगे। तो चलें सर, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते। जी अनस ऐसा ही है। कनौर, हमने कहा कि जो कनौर केचप है कि सही है। अदर देन CGU में आपको बताऊंगा क्या चीज़ें होती हैं अगली क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।